नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 का दूसरा और आखिरी दिन। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा कि मत्स्य पालन देश में उभरते हुए क्षेत्रों में से प्रमुख। सम्मेलन में भारत की राज्य मछली पुस्तिका का अनावरण। 23 नवंबर को ताजा कमजोर पश्चिमी विक्षोभ पहुंच सकता है पश्चिमी हिमालय, जिससे बढ़ सकती है सर्दी। आसमान साफ रहने के कारण 5 दिनों में वर्षा की कोई संभावना नहीं। कोमोरिन क्षेत्र पर बना हुआ है चक्रवाती हवा का दबाव। तमिलनाडु तट के दक्षिणी पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है चक्रवाती परिसंचरण। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा अभी भी जहरीली। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में। लोगों को लगातार सांस लेने में हो रही है दिक्कत। जहांगीरपुरी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 428 किया गया दर्ज। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में खादी पवेलियन में दिख रही है वोकल फॉर लोकल की झलक। पवेलियन को आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप किया गया है तैयार। पवेलियन में लगे 214 स्टॉल। देश के अलग अलग क्षेत्रों के कारीगरों ने स्टॉल किए हैं तैयार। और अब समाचार विस्तार से। अहमदाबाद की साइंस सिटी में 2 दिवसीय वैश्विक मत्स्य सम्मेलन भारत 2023 का अंतिम दिन है। मंगलवार को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 के विशेष मंडप और मुख्य प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव के बालियान और डॉक्टर एल मुरुगन, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल, विभिन्न राज्यों के मंत्री, विभिन्न देशों के राजदूत, अन्य गणमान्य व्यक्ति और विभिन्न संगठनों और मत्स्य अनुसंधान संस्थानों के प्रमुख उपस्थित थे। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा कि आज भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का अंतर्देशीय मत्स्य पालन क्षेत्र 3 गुना विकसित हुआ है और उत्तर भारत में अंतर्देशीय मत्स्य पालन के क्षेत्र में विकास की प्रचुर संभावनाएं हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि सतत विकास के लिए नए उत्पादों और नवाचार में वृद्धि जारी रहेगी। राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव के बालियान ने कहा कि भारतीय मत्स्य पालन क्षेत्र तटीय राज्यों से उत्तरी राज्यों तक फैल गया है और अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि, विशेष रूप से झींगा जलीय कृषि, भारत के उत्तरी राज्यों में लोकप्रिय हो रही है। राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि मत्स्य पालन क्षेत्र की उपलब्धियां प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप है, क्योंकि आत्मनिर्भरता और सर्वोत्तम गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए भारतीय उत्पादों और सेवाओं को लोकप्रिय बनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने भारत के प्रत्येक राज्य को एक मछली अपनाने और उसकी जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारत की राज्य मछली पुस्तिका जारी की। पुस्तिका में राज्य मछली के रूप में अपनाई गई और राज्य जलीय पशु घोषित की गई 21 मछली प्रजातियों का विवरण है। अन्य प्रमुख प्रकाशन मत्स्य पालन सांख्यिकी वर्ष 2022 पर हैंडबुक भी जारी किया गया, जिसका उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए प्रमुख डेटा बिंदु और प्रदर्शन संकेतक प्रदान करना है, जिससे सभी के लिए सटीक और विश्वसनीय मत्स्य पालन डेटा उपलब्ध हो सके। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि देश भर में गुजरात का तटीय क्षेत्र सबसे बड़ा है और ये राज्य मछली उत्पादन में अग्रणी है। उन्होंने कहा कि मछलियों के निर्यात में इस राज्य की 17% हिस्सेदारी है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा कि समुद्र तटीय क्षेत्र अमृतकाल में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गुजरात के पास देश का सबसे लंबा 1600 किलोमीटर का कोस्टल बेल्ट है। मरीन फिश प्रोडक्शन में गुजरात देश में सबसे आगे है। आज गुजरात मोर देन 5000 करोड़ का फिश एक्सपोर्ट कर रहा है। फिश एक्सपोर्ट में गुजरात का कंट्रीब्यूशन 17% है। ये उपलब्धियां बताती हैं
कि फर्स्ट ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस के आयोजन के लिए गुजरात सबसे उपयुक्त राज्य है। भूपेंद्र पटेल ने कहा कि भारत विश्व की 5वीं बड़ी इकोनॉमी के तौर पर उभरा हुआ है और गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 से मछुआरों और मछली पालन से जुड़े लोगों के लिए क्रांति की शुरुआत हुई है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व की 5वीं बड़ी आर्थिक महासत्ता के रूप में उभरा है। गत 9 वर्ष में हमारे देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी भारी मात्रा में बढ़ा है। अर्थतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों के बढ़ने में ब्लू इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 से देश के मछुआरों और मछली पालन से जुड़े लोगों के लिए क्रांति की शुरुआत हुई है। इस क्रांति का नाम है ब्लू रिवॉल्यूशन। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में अंतर्देशीय मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर दोगुना हो गया है। हमारे देश में 3 करोड़ से अधिक लोग फिशरीज सेक्टर से जुड़े हुए हैं। इतने पोटेंशियल वाले क्षेत्र के लिए देश में 2014 से पहले एक अलग मंत्रालय भी नहीं था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में पहली बार फिशरीज मिनिस्ट्री की शुरुआत हुई है और इस मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी भी गुजरात के ही वरिष्ठ नेता आदरणीय परसोत्तम रूपाला जी को दिया गया है। इस मंत्रालय के साथ ही फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट फंड के लिए 75,000 करोड़ रुपए के एलोकेट भी किए गए हैं, जिसके कारण देश में इनलैंड फिशरीज और एक्वाकल्चर को भी भारी प्रोत्साहन मिला है। पिछले 9 सालों में फिशरीज और एक्वाकल्चर प्रोडक्शन डबल हो गया है। भूपेंद्र पटेल ने कहा कि मछुआरों को पहली बार किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं, जिससे वे अपने व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में पहली बार मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं, जिनसे अब वो टोकन दर पर बैंक से लोन लेकर अपना व्यापार बढ़ावा दे रहे हैं। देश के कोस्टल बेल्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में खास सागरमाला परियोजना शुरू की गई है। इस योजना के कारण कोस्टल बेल्ट में रोड, इलेक्ट्रिसिटी, रेल कनेक्टिविटी और पोर्ट कनेक्टिविटी का विस्तार किया जा रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में पहली बार सहकारिता के मंत्रालय का गठन किया गया है। देश में पहली बार सहकार से समृद्धि मंत्र के साथ सहकारिता का मंत्रालय भी गठन हुआ है। आज सहकारिता के माध्यम से देश में 25,000 कोऑपरेटिव सोसाइटीज फिशरीज क्षेत्र में काम कर रही हैं, जिसके द्वारा फिश प्रोसेसिंग, फिश डाइंग, फिश क्योरिंग, फिश स्टोरेजिंग जैसे अनेक काम ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है, जिसका सीधा लाभ मछुआरों को मिल रहा है। इन सभी कारणों से आज भारत का कोस्टल बेल्ट अब पिछड़ा नहीं रहा, बल्कि देश के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा अभी भी जहरीली है। इसका प्रदूषण स्तर अभी भी काफी ज्यादा है, जिसके कारण वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। लोगों को लगातार सांस लेने में दिक्कत हो रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार बुधवार को भी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। अशोक विहार में AQI 405, जहांगीरपुरी में 428, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 404 और द्वारका सेक्टर 8 में 403 दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का पूर्व अनुमान है कि 23 नवंबर को एक ताज़ा कमजोर पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय के पास पहुंच सकता है, जिससे सर्दी बढ़ने की संभावना है। हालांकि आने वाले 5 दिनों में आसमान साफ रहने के कारण वर्षा की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से -1.5 डिग्री सेल्सियस नीचे गिरा है। हालांकि न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस रहा।
हवा की औसत गति 1.4 किलोमीटर प्रति घंटा रही और हवा की दिशा उत्तर पश्चिम थी। मौसम विभाग ने बताया है कि कोमोरिन क्षेत्र पर चक्रवाती हवाओं का एक क्षेत्र बना हुआ है। एक टर्फ रेखा कोमोरिन क्षेत्र के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण के से लेकर उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। तमिलनाडु के नागपट्टिनम में के कई इलाकों में बारिश हो रही है। वहीं इरोड में भी भारी बारिश के कारण निचले आवासीय इलाकों में जलभराव होने से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 दिनों में तमिलनाडु के 10 से अधिक जिलों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। कन्याकुमारी में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। आज तमिलनाडु के तिरुनेलवेली, तेनकासी और थैनी जिले में, जबकि तमिलनाडु के रामनाथपुरम, विरुधुनगर, थूथुकुडी, मदुरै, डिंडीकुल, तिरुपुर, कोयम्बटूर, नीलगिरी, तिरुवल्लूर, रानीपेट, कांचीपुरम, चेन्नई, चेंगलपट्टू और नागापट्टिनम, मलयाथुदुराई और तिरुवरूर जिले और कराईकल क्षेत्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर में कनौटा डांडा गांव से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया। यात्रा के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के पात्र लोगों को संतृप्त किया जाएगा। 21 नवंबर से 26 जनवरी 2024 तक चलने वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा का जनपद में वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संयुक्त सचिव सत्यजीत मिश्रा ने कनौटा डंडा गांव से भव्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर एलईडी वैन के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा से संबंधित प्रधानमंत्री का संदेश देखा व सुना गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, वृद्धावस्था एवं निराश्रित पेंशन योजना, स्वयं सहायता समूह, आयुष्मान कार्ड के लाभार्थी, जल जीवन मिशन के लाभार्थी आदि ने योजनाओं के लाभ से हुए उनके जीवन में बदलाव के अनुभव साझा किए। कल्याणकारी योजनाएं चलाई है वो आम आदमी तक पहुंच रही है। जब मुझ जैसे लोगों को जो है योजनाओं का सीधे लाभ मिल रहा है तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब जो है भारत विकसित देश होने जा रहा है। किस तरह का जो है विकसित भारत की आप कल्पना कर रहे हैं? जी, क्या नाम है? मेरा नाम सीमा वर्मा है और जो हम हमीरपुर और से जो हमारी योजना आई है। कौन सी यात्रा आई हुई है? विस्तृत यात्रा आ रही है और आई हुई है और विस्तृत योजनाएं चल रही हैं और हमको अब ये पता हुआ है कि हाँ ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं तो हम जाके हम यानी सभी लोग लाभ उठाते हैं इस चीज़ का। जैसे कि राशन कार्ड है और गेहूँ है और ये तुम्हारा सिलेंडर है, इस सब की योजना हम लोग लाभ उठा रहे हैं। सरकार बहुत ही योजनाओं का लाभ दे रही है जनता को। इस माध्यम से उज्ज्वला गैस का मिला है और जनधन योजना का भी लोगों को लाभ मिला है और कन्याधन का भी है, किसान उसका है और सभी लोगों को मिल रहेगा लाभ। बहुत सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ बिहार के कैमूर पहुंचा। जिले के अधौड़ा प्रखंड की सरकी और सरोदाग पंचायत में बड़ी संख्या में लोगों ने इस रथ का उत्साह के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर ग्रामीणों को आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, पीएम किसान योजना, मोटा अनाज तथा केंद्र सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी चलचित्र के माध्यम से दी गई। आगे बढ़ते हैं, जहां दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में खादी पवेलियन में वोकल फॉर लोकल की झलक देखी जा रही है। पवेलियन को आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप तैयार किया गया है। खादी इंडिया के अध्यक्ष मनोज कुमार से बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। खादी को कैसे मिली है नई प्रसिद्धि, कैसे खादी जो हमारे देश का ब्रांड बन गया है और खादी की पहुंच घर घर तक बन रही है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खादी ग्रामोद्योग के चेयरमैन मनोज कुमार जी। सबसे पहले सर, जो खादी की ब्रांडिंग की बात करते हैं, आज हम ट्रेड फेयर में मौजूद हैं, ये जो खादी को ब्रांडिंग मिली है कैसे मिली है? आप सब जानते हैं कि आज के दिन पूज्य बापू की इस विरासत के ब्रांड एम्बेसडर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 9 साल में जो खादी
2014 से पहले वेंटिलेटर पे पहुंच गई थी, उसको वेंटिलेटर से निकाल के आज 1,35,000 करोड़ रुपए का ब्रांड अगर बनाने का किसी ने काम किया है तो वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। खादी की अगर हम बात करें तो इसका कितना इम्पैक्ट हुआ है वोकल फॉर लोकल? खादी हमारे ग्रामीण भारत से, जहाँ पे हमारे स्थानीय उत्पादक अपने हाथों से इन उत्पादों को तैयार करते हैं, उन उत्पादों को एक ब्रांड, एक मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म जिसकी सख्त आवश्यकता थी, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 9 साल में हम लोगों ने उसको हासिल किया है। लोग कहते हैं खादी महंगी है, आप हमेशा कहते हैं कि नहीं खादी तो सस्ती हो गई। लोग कहते हैं कि इसकी जो मजदूरी वो महंगी है, आप कहते हैं कि हमने मजदूरों का कीमत बढ़ा दिया। ये कैसे संभव हुआ है? आप एक बात समझिए, हमारे कारीगर भाई बहन ग्रामीण भारत में बैठकर अपने हाथ की ताकत से, अपनी पसीने की मेहनत से इन उत्पादों को तैयार करते हैं, तो क्या उनको वाजिब दाम मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? अगर उनको वाजिब दाम दिलवाना है तो हमें उनके इस परिश्रम को ध्यान में रखते हुए काम करना होगा। और रही बात प्राइस बढ़ने की, तो कीमत जब आप इतना विराट स्वरूप हासिल कर लेते हैं तो कीमत अपने आप, उसका नियंत्रण आपके हाथ में आ जाता है। कि अगर हम दिहाड़ी की बात करें या कहें कि उनका जो काम है उस पर कितना प्रतिशत का इजाफा आपने किया? अभी हमने पिछले वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से एक साथ करीब 33% की वृद्धि उनके वेजेस में की है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब खादी इतना विराट स्वरूप ले रहा है, तब हमारे खादी विभाग में काम करने वाले कार्यकर्ताओं की वेजेस, उनकी चिंता आप लोग करते हैं कि नहीं? ब्रांडिंग आपको मिला, खादी नए स्वरूप में है, नए आकार खादी को मिल चुका है, कितना एम्प्लॉयमेंट हुआ है? खादी में पिछले 9 साल में हम लोगों ने खादी के क्वालिटी, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और एम्प्लॉयमेंट, हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम करने का प्रयास किया है। पिछले वित्तीय वर्ष में 1 साल में नए रोजगार, 9.5 लाख लोगों को नए रोजगार देने का काम हमारे विभाग ने माननीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में किया है। खादी न केवल देश में खादी की मांग, बल्कि खादी की मांग विदेशों तक हुई है और इसके पीछे जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। कैमरामैन मनमोहन के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, प्रगति मैदान। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की, और आइए देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की बात करें तो 21 नवंबर को पुणे और जोधपुर मंडी में टमाटर के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं सूरत और लखीमपुर मंडी में टमाटर के भाव नरम रहे। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 20 नवंबर को टमाटर का भाव रहा 2,900 रुपये। 21 नवंबर को इसके सौदों में 150 रुपये की गिरावट आई और भाव 2,750 रुपये पर आ गया। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 20 नवंबर को टमाटर का भाव था 1,750 रुपये। 21 नवंबर को इसके सौदे 250 रुपये उछलकर 2,000 रुपये पर हुए। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में भी टमाटर के भाव में उठाव देखने को मिला। यहां 20 नवंबर को टमाटर का भाव रहा 2,200 रुपये। 21 नवंबर को इसकी खरीद 100 रुपये चढ़कर 2,300 रुपये पर हुई। जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 20 नवंबर को टमाटर का भाव रहा 2,785 रुपये, जो 21 नवंबर को 135 रुपये टूटकर 2,650 रुपये हो गया। बात टमाटर की पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन हुई थी, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की उपज 20.69 मिलियन टन रही थी। मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदों में मिलाजुला रुख देखने को मिला। सूरतगढ़ और सीतापुर मंडी में सरसों के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं ध्रोल मंडी में इसके भाव नरम रहे, जबकि खुजनेर मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। आवक की बात करें तो 21 नवंबर को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक सामान्य देखने को मिली।
एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की ध्रुवल मंडी में 20 नवंबर को सरसों का भाव रहा 4,675 रुपए। 21 नवंबर को इसके भाव में 125 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 4,550 रुपए। मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 20 और 21 नवंबर को सरसों का भाव 5,265 रुपए पर टिका रहा। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में 20 नवंबर को सरसों का भाव रहा 4,604 रुपए, जो 21 नवंबर को 548 रुपए की मजबूती के बाद 5,152 रुपए पर पहुंच गया। राज्य की लाल सोट मंडी में मंगलवार को सरसों का भाव रहा 5,389 रुपए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में 21 नवंबर को सरसों का भाव रहा 5,460 रुपए। राज्य की ही सीतापुर मंडी में 21 नवंबर को सरसों का भाव 5 रुपए की बढ़त के बाद 5,480 से 5,485 रुपए पर पहुंच गया। अब सरसों की उपज पर नजर डालें तो इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की रिकॉर्ड पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान 124.94 लाख टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान सरसों की उपज 119.63 लाख टन रही थी। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। ओडिशा में मूंगफली की बुआई कर लें, साथ ही सरसों की बुआई करें। वहीं धान के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। धान की कटाई के लिए समय उपयुक्त है। किसान मूंग के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। इसके साथ ही उड़द के खेत में भी जरूरी उर्वरक का प्रयोग करें। इस समय टमाटर की रोपाई करते रहें। वहीं बैगन की भी रोपाई कर सकते हैं। यहाँ के किसान फूल गोभी और पत्ता गोभी की बुआई कर लें। फूल गोभी और पत्ता गोभी के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। ओडिशा में प्याज की बुआई करें। इसके अलावा मक्के की कटाई करें। किसान लाल मिर्च के खेत में जरूरी उर्वरक डालते रहें। पश्चिम बंगाल में मूंग और उड़द के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर लें। यहाँ सोयाबीन की कटाई करें। इस समय धान के खेत से खरपतवार निकालें। धान के खेत में सिंचाई करते रहें। किसान इलायची की तुड़ाई कर सकते हैं। वहीं आलू की बुआई करते रहें। इसके साथ ही गेहूं की खेती के लिए खेत तैयार करें। पश्चिम बंगाल में सरसों की बुआई कर लें। वहां फूल गोभी की रोपाई कर सकते हैं। फूल गोभी के खेत से घास फूस निकालें। यहीं के किसान तिल की बुआई करते रहें। इसके अलावा मटर की बुआई करें। पश्चिम बंगाल में मूंग भी बोएं। अभी टमाटर के खेत से घास फूस निकालें। किसान लाल मिर्च और बैगन के खेत से खरपतवार निकाल लें। ये समय हरी प्याज की पूसा सौम्या किस्म की बुआई के लिए एकदम अनुकूल है। इसकी बुआई के लिए किसान सबसे पहले खेतों को जोतकर तैयार कर लें। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें। 1 हेक्टेयर खेत के लिए करीब 10 से 12 किलो बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो अच्छी फसल के लिए 1 हेक्टेयर खेत में 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक का इस्तेमाल करें। बुआई के समय पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद फसल में सिंचाई करें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबलपुर में ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बच्चों को तकनीकी शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही विकास संभव नहीं है। इसके लिए आध्यात्मिक शिक्षा बेहद जरूरी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से पहले प्रदेश में कांग्रेस, भाजपा समेत अन्य पार्टियों के कद्दावर नेता लगातार दौरा कर रहे हैं और इसी सिलसिले में पीएम ने डूंगरपुर में सागवाड़ा में विशाल जनसभा को संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह भी राजस्थान में पार्टी के प्रचार में जुटे हुए हैं। अमित शाह ने पाली के जतारण विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुंबई में आयोजित FIBAC 2023 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति में महंगाई नियंत्रण हमारी प्राथमिकता होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में दूसरे CII इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के परिप्रेक्ष्य से ये सम्मेलन एक विस्तारित पद चिन्ह का प्रतिनिधित्व करता है। नेशनल हेराल्ड मामले पर भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोला। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस ने सरकारी संपत्ति को अपनी संपत्ति बनाया है। ये भारत के लोकतंत्र में बहुत ही शर्मनाक गिरावट है। उत्तरकाशी की सिलकियारा टनल के अंदर फंसे 43 श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए स्थान की पहचान कर ली गई है। अब बचाव कार्य और तेज कर दिया गया है। मधेपुरा जिले के डीएम विजय प्रकाश मीणा के वाहन की चपेट में आने से मंगलवार को 3 लोगों की मौत हो गई। घटना मधुबनी जिले के फुलपरास थाना क्षेत्र के फुलपरास पुरवारी टोला के पास NH 57 पर हुई। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।